बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने बात की थी ग्रेविटेशन की। कल हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में अट्रैक्शन की एक फ़ोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ये न्यूटन ने हमें बताया। अच्छा, आज हम इसको थोड़ा फर्दर आगे लेके जाएंगे। ग्रेविटेशन जो है ये एक फ़ोर्स है, तो फोर्स जो होती है उसकी हम कोई ना कोई वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि ये फिज़िकल क्वांटिटी है। तो इसकी जो है वो कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, और डायरेक्शन तो डेफिनेटली होगी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम आज ये पता लगाएंगे कि जो दो बॉडीज़ आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी है। ये हमें कैसे पता चलता है ये कितनी है। इसका भी जवाब हमें न्यूटन ने दिया, और इसका जवाब उसने हमें दिया एक लॉ की सूरत में जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक दो ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज़ के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको फाइंड करने के लिए हमें दो जो है वो उन बॉडीज़ के बारे में दो तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिन बॉडीज़ के दरमियान हमने ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करनी है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि उन दोनों बॉडीज़ का मास कितना है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि दोनों बॉडीज़ के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। ये दो क्वांटिटीज़ का अगर हमें पता होगा तो फिर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ये बता सकते हैं कि दोनों बॉडीज़ के दरमियान कितनी फोर्स होगी। ये स्टेटमेंट जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की है उसमें हमें ये पता चलता है कि वो फोर्स को किस तरह से बताता है कि कितनी फोर्स होगी। तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्या है, आइए इसको देखते हैं जी। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। तो इस स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो दो बॉडीज़ हैं उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों बॉडीज़ के मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस स्टेटमेंट को लेके तो हम इस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म बनाएंगे जिससे हमें बाद में फर्दर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एफ़ की एग्जैक्ट वैल्यू जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जैक्टली फाइंड करने में मदद मिलेगी। तो आइए हम इसकी जो है वो डेरिवेशन करते हैं। अच्छा जी, डेरिवेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेरिवेशन देखें। उसके लिए सपोज़ करें हमारे पास दो बॉडीज़ हैं इस तरह से, एक का मास है m1 और दूसरी का मास है m2। अब इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है, सेंटर से हमने डिस्टेंस लिखना है। सपोज़ करें कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। डिस्टेंस को हम इस तरह से शो कर लेते हैं। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये है d, और जो फोर्स है इनके दरमियान में वो इस तरह से शो करेंगे। ये बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, और इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। अब दोनों में से एक फोर्स के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं लेकिन इक्वल हैं। अच्छा, स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि ये जो फोर्स F है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेस। ये m1 और m2 इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो 1/d²।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, जब हम इन दोनों को अब कंबाइन करेंगे, इन दोनों रिलेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 ओवर डी स्क्वायर। ये हमारे पास एक सिंगल रिलेशन आ गया। अब इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको ख़त्म करके अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो F इज़ इक्वल टू आ जाएगा G, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना है, M1 M2 ओवर डी स्क्वायर। यहाँ पे ये जो G है दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसकी फिक्स वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ G इज़ 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी फ़िक्स वैल्यू है जो हमने न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करनी होती है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो रिलेशन आ गया है, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हों, उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करने के लिए हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने लॉ जो है उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन तो कर ली, जी की क्या वैल्यू है इसमें ये भी हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि अगर ये फोर्स होती है तो ये हमें फील क्यों नहीं होती। अभी ये यूनिवर्सल लॉ है तो फिर ये फोर्स जो है ये हमें फील भी होनी चाहिए। तो इसके फील ना होने की वजह क्या है, आपने देखा होगा जो जी की वैल्यू है वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो -11 है ये बताता है कि जी की वैल्यू बहुत छोटी। तो डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें डेसिमल से आगे जो है वो तकरीबन 9 ज़ीरोज़ आके फिर ये वैल्यू लिखी जाएगी। तो इससे पता चलता है ये वैल्यू बहुत छोटी है। तो बहुत छोटी वैल्यू होने की वजह से हमें ये आम तौर पे फील नहीं होती। ये फोर्स हमें कब फील हो सकती है, जब दोनों बॉडीज़ या तो मैस में बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो दोनों बॉडीज़ का मैस बहुत ज़्यादा हो या दोनों में से किसी एक बॉडी का मैस ज़्यादा हो, तो फिर हमें ये ग्रेविटेशन की फोर्स फील होती है। जैसे अर्थ का मैस किसी जनरल आम बॉडी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से उस आम बॉडी पे अर्थ की अट्रैक्शन जो है वो हमें फील होती है। तो इसके आम रूटीन में हमें फील ना होने की वजह क्या है कि ये फोर्स की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी, और अब जो है वो आप ये बता सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है दो बॉडीज़ के दरमियान, उसकी वैल्यू हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो दोनों बॉडीज़ की तरफ से होती है। एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होती है, तो जो दूसरी बॉडी है वो पहले वाली बॉडी को भी अट्रैक्ट कर रही होती है। ये आपको याद होगा, हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। स्टेटमेंट आपको याद है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो बॉडी ए है वो बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, अगर हम इसको एक्शन बोलते हैं, तो रिएक्शन के तौर पे बॉडी बी जो है वो भी बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगा रही है। दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी
सेटिस्फाई कर। हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से आगे और क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम और क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे मैस ऑफ अर्थ है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।